तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या हो रहा है कि जब हम इनपुट को इनपुट मतलब एक्स को जब हम ए के क्लोज ले जा रहे हैं, ए को अप्रोच करा रहे हैं, और उसके कारण अगर हमारा फंक्शन एक नंबर एल को अप्रोच कर रहा है, उसके कारण हमारा फंक्शन एक नंबर एल को अप्रोच कर रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एल को तब बोला जाता है फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। ये कुछ इसी तरीके का हो गया, आप इस तरीके की इनपुट दे रहे हो कि वो जो फंक्शन का आउटपुट है वो एल की तरफ जा रहा है, तो कहने के लिए एल उस फंक्शन का लिमिट हो जाएगा, मतलब उससे आगे नहीं निकलेगा, एल की तरफ अप्रोच करते रह जाएगा, लेकिन ना ही एल आएगा ना ही एल के आगे निकलेगा। तो इसी को बोला जाता है हमारा लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इसका बहुत बार यूज करते हैं, बोलते हैं कि यार मेरी लिमिट हो गई है ना, मेरी हद हो गई है। तो वहां क्या होता है कि आपने एफर्ट करते रहा, लेकिन एक पॉइंट से आगे जब आपका आउटपुट नहीं निकल रहा, या एक पॉइंट से आगे आपका आउटपुट फिक्स्ड हो गया, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये मेरा लिमिट हो गया। हाँ राघवेंद्र बताइए। सर जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सर राइट हैंड लिमिट और लोअर मतलब कि लेफ्ट हैंड और आरएचएल और एलएचएल दोनों 1 1 आ रहा था। तो सर वहाँ पे तो वो वैल्यू ही आ रहा था, वो अप्रोच थोड़ी कर रहा था। हाँ नहीं, क्या होता है देखो, एक्चुअली में तो लिमिटिंग वैल्यू भी एक वैल्यू को अप्रोच कर रही होती है। हम बेसिकली क्या देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखाया है, एक बार पहले एलएचएल और आरएचएल बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अब ये आरएचएल क्या है, जब हम वेरिएबल को एक नंबर की तरफ राइट से अप्रोच करा रहे हैं, जब हम वेरिएबल इनपुट को एक नंबर की तरफ राइट से अप्रोच करा रहे हैं, और उसके कारण अगर हमारा फंक्शन लेट्स से L1 को अप्रोच कर रहा है, हम मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन है, इनपुट को हम कहाँ से अप्रोच करा रहे हैं, तो हम राइट से अप्रोच करा रहे हैं, और उसके कारण अगर हमारा फंक्शन L1 को अप्रोच करता है, तो उस केस में हम बोलते हैं L1 इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। उस केस में हम बोलते हैं L1 is the right hand limit of the function at x is equal to a। सिमिलरली जब बात होती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी हमने थोड़ी देर पहले लेफ्ट साइड से नंबर को अप्रोच कराने की बात की थी, तो जब हम एक वेरिएबल x को a की तरफ अप्रोच करा रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और उसके कारण अगर हमारा फंक्शन किसी नंबर लेट से L2 को अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे हम L2 को कहते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, हम वेरिएबल को इनपुट को किस नंबर की तरफ किस डायरेक्शन में अप्रोच करा रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच करा रहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अप्रोच करा रहे तो राइट हैंड लिमिट बनेगा। और फिर आपको बोला गया था और ये जैसे केस दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा राघवेंद्र। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में क्या है, हमने x अप्रोचिंग 2 रखा हुआ है ना, यहाँ x अप्रोचिंग 2 रखा हुआ है, तो हम 2 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं 2 के राइट से, मतलब सारी वैल्यूज 2 से थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो आप खुद देखो कि 4.84, 4.41, 4.04, 4.004, 4.404 एंड सो ऑन, कहीं पे भी, ठीक है, इन RHL सर वी फाउंड मिनिमम लिमिट ना, एक बार दोबारा पूछो तो क्या पूछ रहे हो आदर्श, अनम्यूट करके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। जैसे आपने वो टू fx इक्वल टू x स्क्वायर का लिमिट बताए थे 4, और फिर उसमें वैल्यू रखने पे सारे उससे ग्रेटर है। तो पूछना ये है कि फिर जो इसमें लिमिट आया 4, वो मतलब उसके बाद का सारा वैल्यू होगा, मतलब उससे जो मिनिमम वैल्यू होता है उसके बाद। हाँ मतलब ये कह सकते हो कि देखो अल्टीमेटली एक तरीके का ये दिमाग में हम कह सकते हैं कि ओके सिंस द फंक्शन इज x स्क्वायर और हम x की वैल्यूज 2 से जस्ट बड़ी वैल्यूज डाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, वो तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 4 से जस्ट बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे 2 की तरफ अप्रोच करें, इट्स ऑल अबाउट कि जब आप इनपुट को अप्रोच करा रहे हो तो आपका फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, यू नो, हमको जो लिमिट का वैल्यू बताना होता है, आउटपुट जो बताना होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इनपुट को एक की तरफ टेंड करा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन का आउटपुट किसकी तरफ टेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि ये 4.5 की तरफ तो नहीं जा रहा है ना, 4.1 की तरफ भी नहीं जा रहा है, 4.04 आ गया। ये देखिए जैसे जैसे ये यहीं पे तो खत्म नहीं हो गया, आप चाहो तो यहाँ पे बहुत बार जीरोस लगा के 1 कर सकते हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे
कभी भी ये एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, बट इट विल बी एज यू कैन से राउंड अप अगर करते हैं तो दैट विल बी एज इक्वल टू 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। हेलो सर। हाँ शिवम। सर ये लिमिट्स हमेशा इंटीजर के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे कि फ्रैक्शंस वगैरह भी आ सकता है। अभी तो एक सिंपल सा सबसे आसान सा क्वेश्चन लिया गया जहां पे हम देख रहे हैं कि हाँ क्लियरली दिस नंबर इज, जो हमारा आउटपुट है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल आंसर कह सकते हैं कि इट कुड आल्सो हैव बीन, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कुड आल्सो हैव बीन कि 4 के बाद आपने 1 लाख 0 लगाया, 1 लाख 0 और उसके बाद 1 लगाया, तो ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसको अप्रोच कर रहा है ना। ये भी कह हाँ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ। सर यहाँ पे इस फंक्शन इस सिस्टम का लिमिट 4 है, तो सर यहाँ पे अगर हम 2.2 की जगह 2.4 या फिर कोई और नंबर रखते जो 2 को अप्रोच कर रहा हो आरएचएल से, तो यहाँ पे तो सर 4 से ज्यादा 5 आ सकता था ना? 5 आ सकता था, लेकिन आप जब 2 को अप्रोच कराओगे शिवम तो धीरे धीरे जो आपकी वैल्यूज होंगी वो 2 के क्लोज जाते रहेंगी ना। आप फर्स्ट वैल्यू को मत देखो। मान लो आपने 3 से शुरू किया, ये जो मैं 2.2 दिख रहा है ना आपको, मान लीजिए कि आपने 3 से शुरू किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर आप 2.9 पे आए, 2.8 पे आए, 2.7 पे आए, 2.6 पे आए, धीरे धीरे करके आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो 2 की तरफ। तो आपका आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, आपको ये देखना होता है। ये सर समझ। ठीक है, और डाउट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज पूछिए। तो क्वेश्चन में हमेशा उसी फॉर्म में दिया रहेगा और फिर हम लोग को बस बताना है किसकी तरफ स्टैंड होगा। देखो एक्चुअल क्वेश्चंस तो इससे बहुत अलग रहेंगे, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चंस इससे बहुत अलग रहेंगे। ये तो बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इनपुट को एक नंबर की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, टेंट करा रहे हैं, तो हमारा आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। हम उसमें देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है। अभी एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके अलग होंगे, फंक्शन मुश्किल मिलेंगे। आनंद पूछा सर यहाँ पर fx जो 4 आया है l की जगह आया है, कह सकते हो वो जो हमने वहां पे L1 L2 किया है ना, राइट हैंड लिमिट को L1 बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट को L2 बोला है, तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये L1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा है। कहीं पे भी हम इक्वल, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आप एक नंबर को कितना तो अप्रोच करा ही सकते हो ना। अगर हम बोले कि 2 की तरफ अप्रोच कराते रहो, तो आप इससे और छोटा वैल्यू लिख सकते हो जो 2 के पास हो, और इससे भी फर्दर छोटा वैल्यू लिख सकते हो जो 2 के पास हो। तो आइडियली इसके अकॉर्डिंग जो हम उसका स्क्वायर करते रहेंगे वो वैल्यूज 4 के और पास जाते रहेगी। अभी हमने देखा कि ओके राउंड अबाउट एक इंटीजर लिया और 4 के एकदम पास जा रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब हम 2 को राइट से अप्रोच करा रहे हैं, हमारा फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, सो दैट इज व्हाई 4 इज कॉल्ड एज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैंने राइट हैंड लिमिट को समझाने के लिए लिया था। सिमिलरली नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देख सकते हो कि हमने फंक्शन लिया x+5, मतलब जो भी इनपुट जाएगा उसमें 5 ऐड होकर बाहर निकलेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर राइट हैंड लिमिट, तो हम वेरिएबल को वी आर गोइंग फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम वेरिएबल को लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो 1.9 1.95, तो धीरे धीरे वैल्यूज आर गोइंग क्लोजर टू 2 की तरफ जा रहा है, 2 के बराबर नहीं है। तो 1.9 से शुरू किया, 1.95 1.99 1.999 1.4 टाइम्स 9, चाहो तो और भी 6-7 बार 9 लिख सकते थे। तो यहाँ पे भी हमने बस देखा कि राउंड अबाउट किस इंटीजर की तरफ जा रहा है, तो ये 7 की तरफ जा रहा है। किसी भी पॉइंट पे ये 7 नहीं होगा, क्योंकि ये 7 कब होता है स्टूडेंट्स, जब हम एग्जैक्टली कह सकते थे कि x के जगह पे जब हम 2 रख रहे हैं, x के जगह पे जब 2 रख रहे हैं तो 2 + 5 7 हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 7 की तरफ जा रहा है, लेकिन 7 से हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा। जिस तरीके से हम x अप्रोचिंग टू 2 माइनस को क्या कहते हैं, हम x अप्रोचिंग टू 2 माइनस को कहते हैं कि ये 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 2 के बराबर कभी नहीं होगा। सिमिलरली x अप्रोचिंग टू और ये x+5 क्या हो जाएगा कि x 7 को अप्रोच, फंक्शन जो है वो 7 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 7 के कभी बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन का आउटपुट है दैट इज 7। दिव्या कह रही कि सर एक कोई डेसिमल वैल्यू वाला LHL और RHL कैलकुलेट करके बताइए ना, लास्ट क्वेश्चन स्लाइड में। देख लेता हूँ। एज सच दिव्या, कोई अगर फ्रैक्शन में मान लो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा
कि एक मिनट, आपका क्वेश्चन था सर कोई डेसिमल वैल्यू वाला लेकर LHL RHL। दिव्या ये सारे तो डेसिमल वैल्यूज हैं, अगर आप ये देखोगे तो सारे डेसिमल वैल्यूज ही तो हैं। इन्हीं वैल्यूज को लेकर तो हमने LHL RHL कैलकुलेट किया इसके ऊपर वाले एग्जांपल में भी। फिर क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हो, एक अनम्यूट करो। सर वो जो GIF के कॉन्सेप्ट पे जो बताए थे ना, ओके ओके 1.5 लेके वो, हाँ वो वाला। ठीक है। तो गाइज ये बस ना एक आइडिया लिया हम लोगों ने कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन लिखा था उसको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझे राइट हैंड लिमिट क्या होता है। फिर आया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है एक फंक्शन के केस में। तो हम कहते हैं कि जब एक पॉइंट के अराउंड आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, और अगर दोनों की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आती है और सेम आती है, फाइनाइट नंबर आती है और सेम आती है। फाइनाइट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड लिमिट आया इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी आया इन्फिनिटी। अब आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी के बराबर है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बट एक्चुअली में व्हाट इज द कंसेप्ट, द कंसेप्ट सेज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी अ फाइनाइट नंबर, राइट हैंड लिमिट शुड बी अ फाइनाइट नंबर, एंड इफ बोथ द फाइनाइट नंबर्स आर सेम, अगर दोनों सेम आया है उस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट इक्वल है। ठीक है, उस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट इक्वल है और वो उस नंबर के बराबर है। हाँ निधि सर अगर इक्वल ना है तो सर फाइनल लिमिट डिफाइन नहीं होगा, लेकिन x अप्रोचेज a माइनस और a प्लस सेपरेटली तो डिफाइन होगा। एग्जैक्टली उन सब पे हम बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होने के कंडीशंस क्या क्या है। आप ये भी पॉसिबल है निधि कि दोनों अलग अलग एक जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, जैसे हमने GIF वाला ही एग्जांपल अभी मैंने नीचे दिखाया था, GIF वाले एग्जांपल में इसकी बात की हुई है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट लिखा था, फंक्शन का वैल्यू क्या है इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है। फिर मैंने यहाँ पे GIF वाला एग्जांपल लिया था, GIF वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दो केसेस लिए थे। एक बार हम लोग 1 के अराउंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 के अराउंड जब लिमिट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जो दिव्या यहीं पे प्रॉब्लम हुई है आपको? यस सर, वही तो वही वाला। ओके स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1 में किसी को डाउट है कि मैं सीधा 1.5 पे आ जाऊं? सो 1.5 पे फिर डायरेक्ट आ रहा हूं। ठीक है, 1.5 में क्या है दिव्या, देखो अपना जो ग्राफ अगर हम देखें, बेसिकली आपको ऐसे समझना है कि अगर x आप लाई करते हो 1 से लेके 2 के बीच का, 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर उठाइए जिसमें 1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, और अगर हम उसका GIF कैलकुलेट करते हैं तो उन सारे मतलब ये इंटरवल में से अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं दिव्या और उसका GIF कैलकुलेट करेंगे तो उसका आउटपुट आने वाला है 1, क्योंकि मान लो मैं इस इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू लेता हूं दैट इज 1, 1 इज ऑलरेडी एन इंटीजर तो उसका आउटपुट भी 1 निकलेगा GIF का। अगर मैं 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यूज लेता हूँ, लेट्स से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.44, ठीक है, एनी वैल्यू 1.9 आल्सो। नाउ ऑल दीज वैल्यूज आर नॉट इंटीजर्स, ऑल दीज वैल्यूज आर नॉट इंटीजर्स, बट GIF क्या करता है, GIF कहता है कि अगर जो वैल्यू के हम GIF कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो इंटीजर है तो वही आउटपुट निकल कर आएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो आपका आउटपुट होगा। तो जब आप यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 एक्सेट्रा, जब आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो ना, जब आप इन सारी वैल्यूज को देख रहे हो, अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं है, इसमें से कोई भी इंटीजर नहीं है। अगर कोई भी इसमें से इंटीजर नहीं है और अगर आप इसका GIF कैलकुलेट करते हो तो GIF की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि सारे इंटीजर्स नहीं है तो इनसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होने वाला है, वो होने वाला है 1, है ना, इनसे जस्ट छोटा इंटीजर होने वाला है 1। तो इसीलिए जब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे 1.5 के अराउंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यूज क्या रहेंगी, 1.5 को अप्रोच करे लेकिन 1.5 से थोड़ी छोटी रहने वाली है। तो इट कुड हैव बीन 1.4, 1.3, 1.45, 1.47, 1.48, 1.49, all these values are just closer to
1.5 बट ऑल आर लेस देन 1.5, ठीक है। इस केस में उसका GIF कितना होगा? उसका GIF तब भी 1 ही आएगा क्योंकि वैल्यूज अल्टीमेटली 1 और 1.5 के बीच की वैल्यूज हैं, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली द वैल्यूज व्हिच वी आर कंसीडरिंग आर बिटवीन 1 to 1.5, तो उनका GIF क्या होगा? उसका GIF होगा ये सिद्धांत अभी आया है, रुक जाओ, ठीक है। तो ये अपना GIF 1 हो गया। सिमिलरली जब दिव्या आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो 1.5 से 2 के बीच का कोई वैल्यू रहेगा। एग्जांपल, क्योंकि हम 1.5 के बहुत क्लोज जाते हैं और 1.5 से थोड़ा बड़ा रहता है, तो इट कुड हैव बीन 1.51, 1.52, 1.6, 1.7, ऑल दीज वैल्यूज आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1.5। बट अगेन वो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर है, सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं इसी के अंदर है, तो उन सबका GIF कितना होगा? उन सबका GIF होगा 1, उन सबका GIF होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, हमारा राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, तो हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया था और राइट हैंड लिमिट 1 आया था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक फ्रैक्शन लेते हैं 1.5, 1.2, तो ओनली फॉर GIF, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर ऑल द फंक्शंस। GIF की खासियत यह है कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे उनका उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है और फ्रैक्शनल पॉइंट्स पे उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा क्लास के हीरो से बात कर लिया जाए। हाँ जी हीरो सिद्धांत, अनम्यूट करना तो। यस राघवेंद्र, सिद्धांत अनम्यूट करना। हेलो, यस सर। कितने बजे आए हो? सर अभी जस्ट। क्यों, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपका ये इशू हो रहा है, सारे DSS में भी आप मिस कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, टेल मी, डू यू वांट मी टू मेक अ फोन कॉल टू योर पेरेंट्स? सर DSS टाइम आपकी उस टाइम नेट नहीं चल रहा था सर, आपको वीडियो भी भेजे थे स्क्रीनशॉट। नहीं, बात वीडियो की नहीं है, बात है कि आई थिंक ये सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप अपने दोस्त से पूछ लो, आदर्श वगैरह से। आई थिंक पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर शायद ही कोई DSS है जिसमें आप पूरा टाइम रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सिर्फ लास्ट वाला, बाइनोमियल का हुआ था, उसके बाद हमने इस कहने के लिए फर्स्ट वीक को छोड़ के हर वीक एक्स्ट्रा क्लास डाला है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला है। किसी भी DSS में आप नहीं थे, पूरा टाइम कभी नहीं थे, क्लासेस में भी बहुत बार लेट आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप उस मोड पे हो यार। और लिखवा लो, अगर ऐसे रहोगे तो जेई छोड़ो, बोर्ड में आपके 70-80 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। ये जैसे चल रहा है इसमें कोई बात ही नहीं, 1 महीने के बाद आपको खुद ही लग जाएगा कि मेरे से नहीं होने वाला। आप कह ही नहीं सकते हो कि आप उस लेवल पे मेहनत कर रहे हो। आपने वीडियो देखा है? यस सर। पूरा देखा है? यस सर। मेरे को बताओ तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है फिर? सर कोई वैल्यू जब एक फंक्शन का कोई वैल्यू रहता है, अगर उसके लेफ्ट हैंड मतलब कोई वैल्यू छोटा होता है, लेफ्ट से उसके जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, उस पे माइनस लगता है उसके ऊपर, और राइट से वो वैल्यू कम होती जाती है तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और उस पे प्लस लगता है ऊपर। ठीक है, वीडियो तो देखा है इसमें। निधि, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन fx comes closer to L but not equal to L। एग्जैक्टली निधि, कभी भी वो L के बराबर नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गाइस कि इफ अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x इज इक्वल टू L, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है when x approaches a, when x approaches a then function का आउटपुट अप्रोचेस L। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि x नॉट इक्वल टू a होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा फंक्शन का वैल्यू कभी भी L के बराबर नहीं होता है, ठीक है। फिर बट 1.5 मतलब वो जो सेकंड एग्जांपल उसमें तो हो गया है। हाँ ये इधर हो गया, इधर हो गया, मतलब इन जनरल नहीं होता है, ये तो कुछ ऐसे कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए आप अगर स्टेप फंक्शन हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यूज फंक्शन हो जाएंगे, आपको कहीं कहीं पे दिखेगा जो कांस्टेंट फंक्शन है वहां पे, जैसे इसका ग्राफ याद है आपको,
तो ऐसा होता है कि मान लो ये 1 2 3 4, तो ये इस बीच से कोई भी वैल्यू उठाओगे उसका आउटपुट 0 आएगा, इस बीच से कोई भी वैल्यू उठाओगे उसका आउटपुट 1 आएगा, इस बीच से कोई भी वैल्यू उठाओगे उसका आउटपुट 2 होगा। तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट फंक्शंस है, बट इन जनरल ये चीज नहीं होती है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा था कहीं ना कहीं फर्स्ट लेक्चर वाला। अच्छा सर। यस बताइए आद्या। सर वो दिव्या, हाँ। सर वो आप बोले थे फंक्शन का वैल्यू बोलिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, फंक्शन का वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है और फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो RHL और LHL ही हुआ ना। मतलब वही आप लेफ्ट हैंड लिमिट से कैलकुलेट कर रहे हो सकता है फंक्शन की वैल्यू किसी और की तरफ जा रही हो, राइट हैंड लिमिट से कैलकुलेट करे वो किसी और की तरफ जा रही हो। इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। और अभी ना ये जो अंडरस्टैंडिंग है गाइस, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट लेक्चर में मैंने एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस किए थे। आज की क्लास में थोड़ा ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात होगी। ठीक है, क्या आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर भी देख रखा था? वैसे तो मैंने सेकेंड लेक्चर नहीं बोला हुआ है, बट अगर सेकेंड लेक्चर देख चुका है तो आज कहीं ना कहीं वही थोड़ा सा रिपीट होगा। हाँ आदर्श, इसका पीडीएफ अपलोडेड नहीं है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा ना, थोड़ी देर में दे दूंगा। मुझे लगा 200 से ले लिया होगा सबने। ठीक है, ये मैं दे दूंगा। ओके, देखो आज भी थोड़ा सा पहले थ्योरी है। हाँ, आज भी थोड़ा सा थ्योरी है। एंड व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द थ्योरी, बिकॉज कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ सो दैट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, कि हाँ ठीक है ये थ्योरीज है, दीज आर गेटिंग रिपीटेड, दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने ये तो चलो ये हमने बात की कि इन फंक्शन वी आर फोकस्ड ऑन द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ये। जैसे फंक्शन में क्या होता है गाइस, फंक्शन में हम बेसिकली आउटपुट पे फोकस करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट, है ना, आउटपुट पे फोकस करते हैं। सो आदर्श वो अभी नहीं पूछूंगा। अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ एक मैंने केस लिया हुआ f, ठीक है, f of x is equal to 1 by x, this is a function। इसका डोमेन आई थिंक सबको समझ पा रहे हो क्या होगा गाइस? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? दिव्या को आवाज नहीं जा रही है? मेरा भी बैग हुआ था। हाँ, मेरे को यहाँ पे ऐसे मैसेज आया था इंटरनेट कनेक्शन पोर करके। इज इट ओके नाउ दिव्या? यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लिसन। अब ये थोड़ा सा कुछ अगेन रिपीटिशंस होंगे यहाँ पे, बट इट इज जस्ट टू मेक यू क्लियर कि जब फंक्शन में बेसिकली हम आउटपुट पे फोकस करते हैं, राइट, हम उसके नेबरहुड में क्या है नहीं देखते हैं। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर फंक्शन ही है, तो स्क्वायर फंक्शन में अगर हम 2 डालते हैं तो हमको 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे f of x है, अब f of x इज 1 by x, तो ये बेसिकली रिवर्स कर देगा, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसका उल्टा करके हमको दे देगा, रेसिप्रोकल करके दे देगा। लेकिन क्या आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो 0 छोड़कर कोई भी वैल्यू डालिए उसका रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगला एग्जांपल है GIF वाला। GIF क्या है? फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है ना। GIF का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज। याद है थोड़ा मोड़ा इतना तो होगा याद कि इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन इसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज होता है ओनली इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था GIF वाले में कि जो ये फंक्शन है 1 पे डिफाइंड है, ये फंक्शन जो है ये 1 पे डिफाइंड है, लेकिन इसकी लिमिट 1 पे डिफाइंड नहीं थी, क्योंकि 1 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे तो वो आया था 0 और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए थे तो वो आया था 1। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है, लास्ट क्लास के ऊपर ही था। अब कंडीशंस ऑफ लिमिट, ये बेसिक कुछ कंडीशंस है जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सो दैट यू विल नो दैट ओके लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे सबसे पहले L, अगर हम कह रहे हैं कि L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन,
अगर हम कह रहे हैं कि L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा L होगा। दोनों वैल्यू सेम। जब हम कह रहे हैं ना कि फंक्शन की लिमिट, अगर इसके ऊपर हमने कुछ प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ है तो आप समझ जाना कि ये हम ओवरऑल लिमिट कैलकुलेट करके कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं? केसेस ये हो सकते हैं कि या तो LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है, या तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इन तीनों ही केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब मान लो आप LHL का वैल्यू आया है 5 और RHL आया है नॉट डिफाइंड, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर LHL था नॉट डिफाइंड, RHL था 5, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में एक केस बच गया होगा, दैट इज सर लेकिन अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब क्या होगा? दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा कि दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और अगर अनइक्वल है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो फाइनली अगर हम केसेस को इधर राउंड अबाउट करके लिखे, सो LHL नॉट डिफाइंड, RHL फाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, LHL फाइनाइट, RHL नॉट डिफाइंड, यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन LHL नॉट डिफाइंड, RHL भी नॉट डिफाइंड, यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड लास्टली, जब LHL भी फाइनाइट है, RHL भी फाइनाइट है, बट अनइक्वल है, तो इस केस में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दीज आर द फोर पॉसिबल केसेस, दीज आर द फोर पॉसिबल केसेस। आदर्श, मैं कह रहा था कि जब LHL फाइनाइट, मतलब मान लो आपने कैलकुलेट किया और LHL का वैल्यू आया 2, इट्स अ फाइनाइट नंबर, और RHL नॉट डिफाइंड हुआ, इनफाइनाइट आ गया, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इस तरीके का केस आ गया। ठीक है, या लेट्स से 1/0 का फॉर्म बन गया, तो उन सब केसेस में हम बोलेंगे कि हमारा RHL नॉट डिफाइंड है। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट आया, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड आया, देन इन दैट केस वी विल से दैट द फंक्शन there is no limit of the function at that particular point. Same is the case with थर्ड वाला। थर्ड वाले में उल्टा कर दिया, बोला कि लिमिट LHL जो है वो नॉट डिफाइंड है और RHL भी नॉट डिफाइंड है। तो आपने LHL कैलकुलेट किया, लेट्स से वो इन्फिनिटी आया, RHL कैलकुलेट किया, वो भी इन्फिनिटी आया। ठीक है, फाइनाइट नंबर नहीं आया ना, तो नॉट डिफाइंड है ये दोनों। उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ, मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट वाला केस है जब दोनों फाइनाइट नंबर आए, जैसे हमने एक GIF के केस में देखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट लेट्स से 0 आया, राइट हैंड लिमिट लेट्स से 1 आया, तो एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, दोनों फाइनाइट है लेकिन अनइक्वल है, तो उस केस में भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इकलौता केस ही बचता है और वहीं पे आपका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज LHL एंड RHL बोथ शुड बी फाइनाइट एंड बोथ शुड बी इक्वल। फाइनाइट भी होना पड़ेगा और इक्वल भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन है x² - 25 अपॉन x - 5, क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 5 पे डिफाइन नहीं है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5। तो ये फंक्शन हमारा 5 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो 5 के अराउंड, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो 5 के अराउंड, तो उस केस में आपका x अप्रोचिंग 5 होगा, है ना, x अप्रोचिंग 5 होगा। और अगर आपका x अप्रोचिंग 5 होगा, इसका मतलब कि x - 5 आपका नॉन जीरो होगा। अगर x 5 को अप्रोच कर रहा है, 5 के बराबर नहीं है, तो x - 5 भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ वे कि कैसे हम लिमिट के हेल्प से हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, डिटेल में तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे देखेंगे। इट इज जस्ट टू शो यू
कि लिमिट कहीं ना कहीं हमको इस तरीके के फंक्शंस का में हेल्प करता है। जैसे फंक्शन चैप्टर में हम फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करते थे उसके डोमेन में, ठीक है। जैसे कि इस फंक्शन का अगर आप आउटपुट, अगर ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है, हम अगर इसका आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर एनी वैल्यू, मतलब 5 छोड़ के कुछ भी रखो, -2, -3, √5 कुछ भी रख सकते हो, उस पर आपको उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब आप 5 रखोगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। लिमिट में क्या होता है कि हम बेसिकली उन्हीं पर्टिकुलर केसेस पे कंसीडर करते हैं जहां पे हमारा फंक्शन ऐसे तो डिफाइन नहीं था, लेकिन उसके नेबरहुड में कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर वैल्यू 5 को अप्रोच कर रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन फिर किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यही पे मेन हमारा लिमिट का आप कह सकते हो कि स्टडी यूजफुल आया। सो उस केस में क्या हुआ कि ऊपर जो x² - 25 है, दैट x² - 25 को हमने लिखा x + 5 × x - 5, x + 5 × x - 5, और ऊपर नीचे से x - 5 कैंसिल कर दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे ये चीज कैंसिल नहीं कर सकते थे, यहाँ पे ये चीज कैंसिल नहीं कर सकते थे बिकॉज हमने वहां पे डोमेन क्लियर नहीं किया था, तो वहां पे 5 की पॉसिबिलिटी भी थी। बट यहाँ पे क्या था, हमने क्योंकि लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं x - 5 हमारा एक नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। हो सकता है वो 0 से थोड़ा बड़ा हो या हो सकता है 0 से थोड़ा छोटा हो, ठीक है, बट इट विल बी अ नॉन जीरो क्वांटिटी, और सेम क्वांटिटी ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने के लिए हमारा फंक्शन क्या कन्वर्ट हो गया उस केस में, वो कन्वर्ट हो गया x + 5, वो कन्वर्ट हो गया कैसे, x + 5 के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे अगेन सेम चीज लिखी हुई है कि किसी पॉइंट पे आपका लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। फंक्शन हो सकता है उस पॉइंट पे डिफाइंड हो या ना डिफाइंड हो, उससे लिमिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर सकती है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि यही पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल पे इस केस में हमारा फंक्शन 5 पे डिफाइन नहीं है, 5 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन इस पे लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लिमिट कैलकुलेट तो कर ही सकते हो सकता है लिमिट इक्वल आए या ना आए, वो दैट इज अ केस ऑफ अ डिफरेंट थिंग, बट लिमिट कैलकुलेट बिल्कुल किया जा सकता है। जबकि इस केस में हम 5 पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सर x तो कुछ भी हो सकता है ना, x/5। आदर्श, अगर आप इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यस, x कैन बी एनीथिंग x/5। आनंद, लिमिट जो है फंक्शन पर डिपेंड नहीं है। लिमिट आनंद एक्चुअली फंक्शन के, मतलब ये पॉइंट कह सकते हो कि फंक्शन यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, उसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन अगर है या नहीं है, उससे उस पॉइंट का लिमिट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आदर्श, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस यार, जब यहाँ पे x अगर 5 के बराबर नहीं है, 5 के बहुत क्लोज है, तो आपका x - 5 क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बहुत क्लोज होगा। मैं वो वाला पॉइंट कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। अगर x आप 5 को अप्रोच करा रहे हो तो 5 से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा वैल्यूज रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 5 नहीं होने वाला। तो अगर आप x - 5 करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा रहेगा। तो उस केस में x - 5 जो दिख रहा है ना ऊपर नीचे, that will be a non-zero quantity, so that will get cancelled. Okay, अब यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने एल्जेब्रिकली अभी सीखा है ना, उसको हम थोड़ा सा ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस ग्राफ को देखो, ये मैंने एक सिंपल सा, ये अपना y एक्सिस x एक्सिस हो गया, ये ब्लू कलर वाली जो लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर वाली जो लाइन दिख रही है, ये बेसिकली हम फंक्शन का ग्राफ है, y = fx का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिस इज अ रैंडम पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन का आउटपुट है x = a पे। दिस इज अ रैंडम पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन का आउटपुट दिख रहा है x = a पे। ठीक है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आप ग्राफिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ग्राफिकली थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो स्टूडेंट, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है।
एक मिनट, लेट मी टेक एन एग्जांपल. यस यस आदर्श, एग्जैक्टली. ये देखो स्टूडेंट्स, हम इसको ग्राफिकली इस क्वेश्चन से समझते हैं. 1 मिनट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो एक बार. देखिए, यही क्वेश्चन से आपको ग्राफिकली पता चल जाएगा कि फंक्शन, किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना और किसी पॉइंट पे लिमिट निकालने का ग्राफिकली मतलब क्या होता है. एंड दिस शुड क्लियर एवरीवन्स डाउट. जैसे कि f ऑफ जीरो में आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0. हम ये कह सकते हैं कि अगर ये fx का ग्राफ है तो f ऑफ 0 का मतलब होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0. सिमिलरली यहाँ पे f ऑफ 1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स. इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1. सिमिलरली f ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 3. f ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 2. बट f ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या होगा, f ऑफ 0 प्लस का मतलब होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches 0 plus. when x approaches 0 plus. 1 माइनस का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches 1 माइनस, है ना. इसका ये मतलब है राइटिंग. अब आप ग्राफ पे देखो, तो जैसे f ऑफ 0 निकालना है, हाउ डू यू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. हाउ डू यू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन. y का क्या काम है दिव्या, x एक्सिस के अराउंड जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो x एक्सिस के अराउंड हम डालते हैं अपने सारे इनपुट्स को. तो x एक्सिस हमारा इनपुट एक्सिस कह सकती हो, और y एक्सिस जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है. ठीक है. सो अब जैसे कि नॉर्मली अगर गाइस देखें तो लेट्स से मुझको इस पॉइंट पे इनपुट देखना है, इस पॉइंट पे लेट्स से आउटपुट देखना है, इस पॉइंट पे. तो आप क्या करते हो, लेट्स से दिस पॉइंट इज 4.7. लेट्स से ये पॉइंट है 4.7. तो हम 4.7 से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर. 4.7 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर. वो ग्राफ को जहां भी कट करेगा, ग्राफ को जहां भी कट करेगा, फिर आप वहां से क्या करोगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे. वो y एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज b. ठीक है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज b. तो हम बोलेंगे द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट 4.7, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट 4.7 इज b. इज दिस क्लियर, है ना. द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एट 4.7 is equal to b. so this is how we actually calculate the output of a function with the help of a graph. सीधा उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को जहां भी कट करता है उस पॉइंट से फिर y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, y पे जहां भी इंटरसेक्ट करता है दैट इज माय आउटपुट, दैट इज माय आउटपुट. ठीक है. सो क्या आप एक बार ये ट्राई करोगे. सबसे पहले क्या आप लोग यहाँ पे f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2 और f ऑफ 3, क्या हम मेरे को ये वैल्यूज बता सकते हो चैट बॉक्स में सब कोई. आई वांट पहले फंक्शन की वैल्यूज पे बात कर ले. तो f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 3 एंड f ऑफ 2. मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले मुझे इन वैल्यूज, ये वैल्यूज बताओ. एक ही मैसेज लिखो चैट में. निधि ने तो पूरा लिख दिया है ऑलमोस्ट.
ओके सो सबसे पहले तो आदर्श, दीप, दिव्या, अच्छा ठीक है, दीप ने तो सही कर लिया। दिव्या एंड आदर्श, स्टार्टिंग का वैल्यू गलत है, पहले तो स्टार्टिंग की वैल्यू पे फोकस करो। निधि, स्टार्टिंग का वैल्यू गलत है, सबसे पहला वाला आंसर गलत लिखी हो। आनंद, सबसे पहला वाला वैल्यू गलत लिखे हो। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। दीप, योर आंसर इज करेक्ट। आनंद बस सेकंड वाला सही किया, आनंद कुमार। दिव्या, आपका भी सिर्फ सेकंड वाला सही है और लास्ट वाला सही है। आदर्श, सेकंड वाला सही है, लास्ट वाला सही है। एक छोटा सा हिंट देता हूं जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो, f ऑफ 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? f ऑफ 0 का मतलब है जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं, जब हम जीरो इनपुट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो सिंपल सा जो तरीका मैं बोलता हूं कि पहले तो आप x एक्सिस पे 0 पे खड़े हो जाओ, x एक्सिस पे 0 पे खड़े हो जाओ, इस केस में तो ओरिजिन हो गया। फिर आप क्या करो, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब क्योंकि आप ओरिजिन पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर लाइन आपका y एक्सिस की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर लाइन आपका y एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा केस हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपको जब आप ये परपेंडिकुलर को ड्रॉ बनाते हो ना, तो ये परपेंडिकुलर ग्राफ को जहां भी टच करता है वहीं पे आपका आउटपुट लाई करता है। ये परपेंडिकुलर ग्राफ को जहां भी टच करता है वहीं पे आपका आउटपुट लाई करता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप इस तरीके का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे थे तो आपका ग्राफ कहां पे टच कर रहा था? ग्राफ टच कर रहा था 1 पे, है ना? ग्राफ टच कर रहा था 1 पे, तो इसीलिए इसका आउटपुट 0 नहीं लिखोगे, इसका आउटपुट क्या लिखोगे आप? इसका आउटपुट लिखोगे 1। ठीक है आदर्श, दिव्या, इज दिस क्लियर? बाकी लोग, शिवम, त्रिपुरारी, इसका आउटपुट होगा 1। त्रिपुरारी, एक भी मैसेज से कुछ नहीं आया है, सुन रहे हो कि नहीं? सिद्धांत कह रहा है 2 भी तो हो सकता है। नहीं होगा सिद्धांत, ये जो आपको डॉटेड लाइंस ना ग्राफ का पार्ट नहीं होता है गाइस। ये जहां जितने डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है ग्राफ के पार्ट नहीं है, ग्राफ के पार्ट ये सब है। ये जो ब्लैक कलर से जो लाइन दिख रही है वो आपका ग्राफ का पार्ट होगा, वो आपका ग्राफ का पार्ट होगा। ठीक है सिद्धांत, ये तो बेसिकली क्या है, ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे हो गया या फिर इस पॉइंट पे हो गया, वो फंक्शन का आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, या इन दोनों पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट क्या है ये पता चल रहा है इस, और वो पता करने के लिए आपको डॉटेड लाइंस का हेल्प दिया है। ठीक है, जैसे हमको अब पता है कि इस पॉइंट पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट पे मेरा x कोऑर्डिनेट है 3, बिकॉज ये डॉटेड लाइन से हमको पता चल गया। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 2, अगेन डॉटेड लाइन से पता चल गया। ठीक है, ओके, सो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ 0 की वैल्यू होगी 1। अब आते हैं नेक्स्ट f ऑफ 1 पे। तो f ऑफ 1 पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 पे आप परपेंडिकुलर 1 पे खड़े हो जाओगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। अब देखो वो परपेंडिकुलर ग्राफ को कहां पे कट कर रहा है, तो ग्राफ को कट कर रहा है इस 1 पॉइंट पे, ग्राफ को कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे ना। तो ग्राफ को अगर इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, विच इज इक्वल टू अगेन 1। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा 1। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगी प्लीज इंस्टेंटली अनम्यूट कीजिएगा, इंस्टेंटली अनम्यूट कीजिएगा, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट f ऑफ 2, तो 2 पे खड़े हो जाओ, परपेंडिकुलर लगाओ, देखो तो ग्राफ को कहां पे कट करा है। अब जिन लोगों ने फंक्शंस को रिवाइज नहीं किया है, जिन लोगों ने फंक्शंस को रिवाइज नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए कि दिस ओपन सर्कल, ये ओपन सर्कल ये बता रहा है कि यहाँ पे फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं है। ये ओपन सर्कल आपको क्या बताता है कि फंक्शन का कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं है।
दिव्या आपने स्टार्टिंग में 0 लिखा था सबसे पहले मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि देखो इनफैक्ट होता क्या है कि जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो ना, तो ये परपेंडिकुलर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर ग्राफ को एक से ज्यादा पे कट करता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ग्राफ को अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तब वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये हो जाएगा अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट आ गए, और अगर एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट आ गए तो क्या वो चीज सही से फंक्शन कर रही होगी? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अगर आप इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट है 2,2। इसका कोऑर्डिनेट क्या था इस वाले पॉइंट का? इसका कोऑर्डिनेट था 3,2। अभी हम क्या देख रहे हैं कि 2,2 का मतलब क्या होता है गाइस? x कोऑर्डिनेट इज द इनपुट, y कोऑर्डिनेट इज द आउटपुट। तो x कोऑर्डिनेट जब 2 गया तो y कोऑर्डिनेट भी 2 निकल कर आ रहा है। इट मींस f of 2 का वैल्यू होगा 2। एंड लास्टली f of 3, 10th क्वेश्चन। f of 3 का मतलब जब आप इनपुट 3 दे रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? तो वो ये वाला पॉइंट हो गया 3,2 वाला, बिकॉज व्हेन द इनपुट इज 3 द आउटपुट इज अगेन 2। तो फाइनली इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हो गया 1122। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हो गया 1122। इज दिस क्लियर? आद्या, आनंद, निधि, शिवम, सिद्धार्थ? हाँ बोलो अंजन। सर इसमें सर ये 2.2,2 बोल रहे हैं, वो तो सर ग्राफ का पार्ट है, तो फिर उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया गया है ग्राफ में? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे लाइन ज्वाइन किया गया ना सर एक पॉइंट को। ऐसा आप वो जीआईएफ का ही अगर ग्राफ थोड़ा याद करोगे तो जीआईएफ का ग्राफ कैसा होता है? जरूरी नहीं कि ग्राफ आपका हमेशा ज्वाइन होगा। जीआईएफ के ग्राफ को अगर थोड़ा सा याद करोगे तो वो 0 से 1 के लिए ये इनपुट होता है, 1 से 2 के लिए ये होता है, 2 से 3 के लिए और ऊपर इस तरीके से चलता है। उसके ग्राफ में भी तो ब्रेक रहते हैं, एकदम जरूरी नहीं, ठीक है? यस सर। अच्छा वो वर्टिकल पता चला है ना कि सर 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, मतलब कि वो नहीं लाई करेगा, वो वहां पे 5 है, उसका वैल्यू कोई नहीं है ग्राफ में। हाँ मतलब ये जो ओपन सर्कल है ना, इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि क्या था कि ग्राफ का जब 1 से लेके 2 की तरफ जा रहे थे, 1 से 2 की तरफ जब इनपुट दे रहे थे तो हर केस में आउटपुट 1 आ रहा था। लेकिन जब आपने एग्जैक्टली 2 का इनपुट दिया तो आपका ग्राफ का आउटपुट 1 नहीं आया, ग्राफ का आउटपुट कितना आया? 2 आया। और उसके बाद जैसे ही 2 से अगला वैल्यू पे आ गए तो ग्राफ वापस नीचे गिर गया, ठीक है? तो इस तरीके से उसका आउटपुट डिफाइंड है। नेक्स्ट f of 0+। अब यहाँ पे आप लोगों का पूरा दिमाग लगेगा, और यहाँ पे अगर क्लियर हो गया ना तो समझ जाओ कि अच्छा खासा लिमिट समझ चुके हैं। अब हमको क्वेश्चन सॉल्विंग पे उतर जाना है। सिद्धांत पूछा जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? ग्राफ में जो लाइन है उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं, ग्राफ में जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर नहीं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर x एक्सिस। तो इसमें 1 के सामने ये वाला कह रहे हो? इसमें 1 के सामने वर्टिकल हम लोग ड्रॉ करेंगे। यस सर। तो यहाँ पे भी तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। कैसे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पे देखो नीचे ओपन सर्कल बना हुआ है। तो इसमें भी तो सर 2 वाले पे भी तो एक ओपन है और एक सर क्लोज है। 2 वाले पे हाँ सिमिलर तो केस है ना सर? सिमिलर केस है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन, ये देखो मैंने फंक्शन का 1 पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है? अगर अंजन ये वाला पॉइंट होता ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ तो एक बार। भूल जाओ कि ये फंक्शन है 1,0। तो मतलब अगर ये हमारा फंक्शन का ग्राफ में इंक्लूडेड होता तो अगर हमारा इनपुट जा रहा है 1 तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। लेकिन मैंने आउटपुट क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे तो वो जो नीचे दिख रहा है ना वो ओपन सर्कल है। ओपन सर्कल वाला जो हिस्सा रहता है वो हमारे ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होता। एग्जैक्टली लाइक याद करो, इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करते थे और हमको कोई इंटरवल में कोई पॉइंट को नहीं काउंट करना था तो हम क्या करते थे? ओपन सर्कल लगाते थे कि नहीं? ओपन सर्कल का एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी ओपन सर्कल जहां जहां पे लग रहा है ना, आप समझ जाए कि वो वाले पॉइंट जो है वो ग्राफ का हिस्सा नहीं है।
ठीक है? ओके सर, यस सर, थैंक यू। चलिए, तो f ऑफ 0 प्लस स्टूडेंट्स, f ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? 0 को राइट से अप्रोच करा रहे हो। तो आप ऐसे देखो, 0 को जब आप राइट से अप्रोच करा रहे हो तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग आप 0 की तरफ जा रहे थे 1 से, 1 से कहने के लिए 0 की तरफ जा रहे थे। उस टाइम पे आपका आउटपुट कहां जा रहा है, आपका ग्राफ कहां जा रहा है? तो आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं? आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे खड़े हो, मान लो आप यहां पे खड़े थे और आप ऐसे जा रहे हो, उसके कारण आपका ग्राफ या फिर आपका आउटपुट कहां जा रहा है? तो आपका आउटपुट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहना इसे कि आउटपुट कहां पे जा रहा है? आउटपुट इज गोइंग टू 1। आउटपुट तो हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, वो हो रहा है 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f ऑफ 0 प्लस, बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम, 2 3 5, पहले इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करो। ग्राफ को देखिए, आपको क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग पर आंसर कीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। f ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या होगा? 0 को राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो देखो फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। f ऑफ 1 माइनस का मतलब हुआ 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, तो देखो आपका फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। राघवेंद्र, थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है और फिफ्थ वाला गलत है। आदर्श सेकंड और थर्ड गलत है, दीप सेकंड और थर्ड गलत है, निधि लास्ट वाला गलत है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक बार दोबारा देखता हूं। ओके निधि, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। राघवेंद्र बीच वाला गलत है, ठीक है? थर्ड मतलब थर्ड वाला आपने गलत किया है। आदर्श सेकंड और थर्ड गलत है। दीप आपका सेकंड गलत है। दिव्या सेकंड गलत है। शिवम सही है। दीप सही है अभी। आद्या इनकम्प्लीट। सिद्धांत थर्ड क्वेश्चन का आंसर गलत लिखे हो। आनंद लास्ट वाला गलत लिखे हो। रविशंकर थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सही है, सेकंड वाला नहीं थर्ड और फिफ्थ तो सही लिखे हो, ठीक है? ये बहुत मैसेजेस आ गए हैं। त्रिपुरारी थर्ड वाले का आंसर गलत लिखे हो। आकाश थर्ड का आंसर गलत है। आनंद इस अब सही, आनंद सही है। आज पहली बार रविशंकर ने सही आंसर दिया है रवि? ओके चलिए। सो 0 प्लस के केस में जीरो प्लस के केस में क्या हो रहा है गाइस कि व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो धीरे धीरे आपका आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट ऊपर बढ़ते जा रहा है ना? ग्राफ को देखो आप, जब आप 1 से 0 की तरफ जा रहे हो तो आपका ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां पे जा रहा है ग्राफ? किसको रीच करने की कोशिश कर रहा है? ग्राफ इज ट्राइंग टू रीच 1, है ना? ऑन वाई एक्सिस ग्राफ इज ट्राइंग टू रीच 1 ऑन वाई एक्सिस। तो दैट इज वाई इसकी वैल्यू कितने बोलोगे? इसकी वैल्यू बताओगे 1, इसकी वैल्यू बताओगे 1। नेक्स्ट 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो अब आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, इनपुट एक्सिस के अलोंग अगर आप मूवमेंट देखोगे तो आपका मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके का, है
है ना, आपका मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके का। और जब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से। उस केस में ग्राफ का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? उस केस में हम कह सकते हैं कि ग्राफ इज मूविंग डाउन। एंड ग्राफ किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? ग्राफ किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? अब यहाँ पे लोगों का आंसर आता है 1, विच इज रॉन्ग, बिकॉज वो ग्राफ जो है एक्चुअली में एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जब अप्रोच कर रहा है, तो अगर हम मान लो, आपको ये तो दिख ही रहा है सबको कि इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,0। तो आपको एक्चुअली में इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखना चाहिए, नॉट द x कोऑर्डिनेट, और इसीलिए ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत आता है। तो ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस मतलब x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, और अगर x एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0। इट मींस योर आउटपुट विल बी 0, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। एम आई क्लियर? स्पेशली जिन लोगों से गलती हुई है यहाँ पे, इज द लॉजिक क्लियर? सिली मिस्टेक था, आप लोग 1 को देख रहे थे। दिव्या, इज दिस क्लियर नाउ? यस प्लीज। Deep, is this clear? पता चल रहा है वो 1 क्या था? 1 was actually the point on the x axis. वो अभी आदर्श बता रहा हूं मैं। बाकी लोग कहीं पे दिक्कत है तो एक बार इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड यार। सिद्धांत पूछ रहे 1,0 नहीं लिख सकते? नहीं सिद्धांत, बिकॉज ग्राफ तो अल्टीमेटली उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और उन सारे पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है। जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका इनपुट होता है, वाई कोऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग का आउटपुट होता है। तो अभी आप जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम आउटपुट लिख रहे हैं कहीं ना कहीं। सर हाँ आदर्श सर, तो अगर प्लस में है F1 प्लस सर, देन अगर सर F1 प्लस पे देखे तो सर राइट टू लेफ्ट जाएगा। राइट टू लेफ्ट नहीं, आप ऐसे जाओगे एक तरीके से। मतलब अगर हम मूवमेंट की बात करें तो आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो एक तरीके से। तो सर तो 2 का तो 2 है। हाँ सर तो वहां से 1 पे 2 का 2, आप ये देखो ना कि एग्जैक्टली हम 2 से नहीं, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका फंक्शन का आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। 1 को अप्रोच कर रहा है ना। इट्स वेरी क्लियर, यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? दैट इज 1। तो दैट इज वाई इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे। आनंद पूछा कि सर एग्जाम में ग्राफ गिवन रहता है? जनरली बहुत रेयर केसेस में होगा, बहुत रेयर केसेस में। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग यार, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। शिवम, कोई डाउट यहाँ पे? आद्या, कोई डाउट? इतना क्लियर है? कहीं दिक्कत हो रही तो प्लीज बताइए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट यार। अगर ये क्लियर हो जाता है ना, तो आपके दिमाग में वो जो डिफरेंस है फंक्शन और लिमिट के बीच में, स्पेशली ग्राफिकली उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ग्राफ याद नहीं रखना पड़ेगा आनंद, व्हाट कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। f of 2 माइनस। नाउ चलिए आप लोग एक काम करो, अब चैट में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर दो। फिर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 6, 8 और 9 इसका आंसर दो। चेक करिए। Adarsh, 6 is wrong. 8 is also wrong. 9 is correct. Raghavendra, 6 and 8 are wrong.
निधि 8 वाला गलत है, त्रिपुरारी 8 और 9 दोनों गलत है। देखो सिली मिस्टेक कर रहे हो। अगेन ट्राई टू लुक y एक्सिस के अलोंग उसके पॉइंट को देखना। आप फिर से x का पॉइंट देख के आंसर गलत करते रहो। शिवम बीच वाला गलत है सर। सर हेलो, एक मिनट। निधि अब सही है। आद्या तीनों गलत लिखी हो, तीनों में मतलब एक ज्यादा कर दिया आपने। अंजन क्वेश्चन नंबर 8 गलत है। आनंद फर्स्ट पहला वाला गलत है अभी भी। दिव्या बीच वाला गलत। सिद्धांत सारे गलत। इन्फिनिटी पहुंचा दिया तुम तो। चलिए आई थिंक 1 मिनट हो गया ना, सही गलत करते। देखिए f ऑफ 2 माइनस का मतलब वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 को जब अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लुक एट द ग्राफ किसको अप्रोच कर रहे हैं? ग्राफ इज अप्रोचिंग दिस। ओके, ग्राफ एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लाइन है वहां पे। तो ग्राफ इज अप्रोचिंग दिस डायरेक्शन, तो ये पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। हाँ आदर्श बोलिए। सर बट वहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है ना। कोई फंक्शन नहीं है, बट मैं अगेन आप वही पॉइंट पे आ गए। हमको ये लेना देना नहीं है कि उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन का आउटपुट क्या है। 2 पे फंक्शन का आउटपुट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 को जब अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है ये देखना होता है। यस ठीक है, सर। तो आप बताओ कि आपका फंक्शन जब आप 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हो, 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन 2 के पास कभी एकदम एग्जैक्टली 2 नहीं गए, 2 के बहुत पास गए, तो क्या आपका वैल्यू ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है? बताओ। हॉरिजॉन्टली, राइट। तो इसीलिए ये वैल्यू किस कहने के लिए कहीं ना कहीं इस पॉइंट की तरफ जा रहे थे आप। आपका ग्राफ कहीं ना कहीं इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1 स्टूडेंट्स। इसीलिए इसका आंसर 1 लिखा गया है, 2 नहीं लिखा गया है। जिन लोगों ने आंसर 2 लिखा है वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आउटपुट देख रहे थे, बट ग्राफिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड उस पॉइंट पे आउटपुट क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स 2, आपका ग्राफ का डायरेक्शन क्या है, ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है ये देखना होता है। ठीक है, यस आदर्श सही है। अभी दीप 6, 8, 9। अब आते हैं 2 प्लस पे स्टूडेंट्स। 2 प्लस में क्या है? अब आप कह सकते हो कि हम 3 से 2 की तरफ जा रहे हैं। 2 प्लस का मतलब राइट से अप्रोच करें तो 3 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो उस केस में आपका ग्राफ क्या हो रहा है? अब ग्राफ को देखोगे तो थोड़ा नीचे आ रहा है ग्राफ, है ना। ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफ अगर थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है तो कहां अप्रोच कर रहा है? अगेन वो ओपन सर्कल वाला पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। कभी भी उस पर नहीं पहुंचेगा, बट उसके बहुत पास रहेगा, उसके बहुत पास रहेगा। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट विल बी अगेन 1। y कोऑर्डिनेट विल बी अगेन 1। ठीक है। एंड लास्टली 9th वाला 3 माइनस मतलब ये कह सकते हो 2 से 3 की तरफ जा रहे थे। तो जब 2 से 3 की तरफ जा रहे थे तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था और इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट है 2। इसीलिए आप इसका आंसर कितना लिखोगे? आप इसका आंसर लिखोगे 2। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार इंस्टेंटली पूछे। सिद्धांत 9th वाले में गलती क्या हुआ पता चला? I hope this is clear na? The idea is clear now. सिक्स वाला आकाश देखो, 6 वाले में क्या है? आप 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो। 2 माइनस का मतलब 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो। तो हम ये कह सकते थे आकाश कि हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं।
जब आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ग्राफ को देखो, ग्राफ कैसे जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है कि नहीं? ग्राफ ऐसे जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्राफ इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। आप ये मत देखो कि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, आपको देखना है कि जब आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, आपका ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, इसीलिए हमने f(2 - का वैल्यू 1 लिखा हुआ है। हाँ रिया, देखा है मैंने, सही है। यस आदर्श, दिस इज बेसिक्स। आकाश, इज दिस क्लियर नाउ? जब आप 1 से 2 की तरफ जा रहे थे, 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, तो आपका ग्राफ जो था वो इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, इसीलिए हमने f(2 - का वैल्यू 1 लिखा है। इज दिस क्लियर नाउ? अंजन, निधि, राघवेंद्र, लॉजिक क्लियर है? रवि, ग्रेट। अच्छा, अब मैं इसी पे 4 और 5 पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, 4 और 5 पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन 4 और 5 का भी देख लिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं f(4 - क्या है, f(4) क्या है, f(4 + क्या है, देन f(5 - क्या है, f(5 क्या है, एंड f(। स्लाइड को थोड़ा नीचे करिए ना। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, एक बार ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, बस इतना चलेगा। अब गाइस, किसी पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन का आउटपुट नहीं दिखता है तो आप वहां पे इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, आप वहां पे लिखोगे नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी तो तब लिखोगे ना जब ग्राफ जो फंक्शन का आउटपुट बहुत बड़ा हो रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है निधि, 11th का आंसर सही है। अंजन सही है। आदर्श सही है 11th का आंसर। आदर्श 12th का फर्स्ट गलत लिखे हो। राघवेंद्र सही है। दिव्या गलत, सिर्फ बीच वाला सही है दिव्या। दीप 11th का आंसर लिखे हो तो पहला तीसरा दोनों गलत है। सर f(5 - से नॉट डिफाइंड नहीं होगा? और मैं थोड़ी देर में हाँ ना करूंगा। शिवम, गलती है, बहुत गलती है शिवम, चेक करो तो। बहुत मैसेजेस ज्यादा रहे, मिस हो जा रहे हैं। अंजन बताया था तो आपका 11th वाला तो आपको बताया था, 12th वाला ना अभी। लास्ट वाला गलत है। चलिए, आई थिंक सबको आइडिया हो गया। रिया, थोड़ी सी गलती है उसमें। सबसे पहले तो ग्राफ में थोड़ा सा इशू है, ये मान के चलिए
कि ये पॉइंट जो है, अभी मैं फिलहाल इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मानकर चलते हैं कि ये जो पॉइंट है दिस इज 4,1, दिस पॉइंट इज 4,1, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, 1 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, बट लेट्स से दिस इज 4,1. नाउ लिसन टू द सॉल्यूशन यार. f of 4 माइनस, तो जब आप 4 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट से, तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,1, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 माइनस? 4 माइनस पे हो जाएगा 1, ठीक है. f of 4 4 पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, 4 पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो ओपन सर्कल से पास कर रहा है, ग्राफ को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे, ठीक है. नॉट डिफाइंड नहीं लिखोगे, इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे. एंड f of 4 प्लस, तो जब हम 4 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आपका ग्राफ नीचे आ रहा था, ग्राफ कहीं ना कहीं इस ओपन सर्कल वाले पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, और इस ओपन सर्कल वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है. तो यहाँ पे आपका f of 4 प्लस क्या हो जाएगा? f of 4 प्लस आपका हो जाएगा 1, ठीक है. तो आप बहुत अच्छी यहाँ पे चीज हमको देखने को मिली कि पॉइंट 4 पे नहीं दीप, मेरे को सबसे पहले इन्फिनिटी दिखा था, अनडिफाइंड दिखा था, अनडिफाइंड. बट अच्छा, आपने 11 12 एक साथ लिख दिया है, ओके ओके. तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि पॉइंट 4 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 4 पे हमारा लिमिट का LHL और RHL दोनों फाइनाइट वैल्यू भी आया, दोनों सेम भी आया. तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो गया जहां पे हमको दिख रहा है फंक्शन डिफाइन नहीं था, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. आनंद देखा हूं, बताया भी हूं, 12th वाले में आनंद गलती है, स्टार्टिंग वाले में, लास्ट वाले में. नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में. तो गाइस देखो 12th में क्या है, सबसे पहले 5 पे देखो डॉटेड लाइंस बना दिया. 5 पे जो डॉटेड लाइंस बनाया और ग्राफ बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलना चाहिए कि 5 पे तो हमारा फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड है. आप इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, इन्फिनिटी कब लिखते? जब 5 पे आपका फंक्शन जो है इन्फिनिटी पे कट कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस दिख नहीं रहा है. क्लियरली ग्राफ को ऐसे बनाया गया है कि जो डॉटेड लाइंस है और जो आपका ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अप्रोच करे एक दूसरे की तरफ. बट डेफिनेटली इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आवर डॉटेड लाइंस विल नेवर कट द ग्राफ. दैट इज व्हाई f of 5 विल बी नॉट डिफाइंड. f of 5 प्लस आप देख सकते हो कि वहां पे कोई ग्राफ ही नहीं है. 5 प्लस, अगर आप 5 को राइट से अप्रोच कर रहे हो तो कोई ग्राफ ही नहीं है वहां पे, अप्रोच कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड. f of 5 माइनस, जब आप 5 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, तो मान लीजिए आप 4 से 5 की तरफ जा रहे हो, तो आपका ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे. ओके, सो f of 5 minus will be infinity, f of 5 will be not defined, and f of 5 plus will be not defined. Am I clear to everyone? अंजन 5 plus 0 नहीं होगा अंजन. अगर 5 सर plus कैसे ये नॉट डिफाइंड लास्ट वाला बताइए ना. ये इसलिए अंजन 5 क्योंकि प्लस, आप 5 प्लस का मतलब 5 के राइट से आओगे ना, लेकिन ग्राफ दिख रहा है आपको? कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसके राइट में कोई ग्राफ दिख रही है आपको? नहीं दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? वही तो, इसलिए नॉट डिफाइंड होगा ना. 0 नहीं लिखोगे. 0 लिखने का मतलब तो फिर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहीं ना कहीं. ओके सर, ठीक है. सर, यस आदर्श. सर जो ग्राफ है वो हल्का सा लेफ्ट फॉरवर्ड टर्न है. अरे नहीं, वो थोड़ा मोड़ा इसको इतना लो कर दिया. सर अगर सर वैसे सीधा हो गया परपेंडिकुलर, तो सर वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, क्योंकि वो कहीं कट ही नहीं करेगा सर. हाँ ठीक है. सिद्धांत पूछ रहा है 4 से 5 तक में कौन सा ग्राफ है? सिद्धांत ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, 4 पे ओपन सर्कल है, फिर ये जो कर्व जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इतना ग्राफ है.
ठीक है, ओके। सो फाइनली अभी तक आपके दिमाग में बस कितना चीजें क्लियर होना चाहिए लिमिट्स को लेकर। लिमिट क्या होता है, एक वेरिएबल x को हम लेट से 5 को अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, उसका मतलब क्या होता है, और उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है वो पता होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशंस याद रहना चाहिए, ठीक है। इकलौता कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी फाइनाइट, नंबर आना चाहिए और वो नंबर सेम होना चाहिए। एनी अदर केस एंड लिमिट विल नॉट बी डिफाइंड। ग्राफिकली उसका मतलब क्या होता है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और किसी पॉइंट पे हमसे लिमिट कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड, ठीक है। एंड इसके बाद बाकी चीजें हम कहीं ना कहीं अपने अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मीनवाइल जस्ट रिवाइज दिस। आनंद कल हम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? नहीं आनंद यार, कोई प्लान तो नहीं है। अभी आपके दोस्त लोगों का आज एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, कल आप लोगों का ऐसा तो भी कोई प्लान नहीं है। कल मेरी ऑलरेडी क्लास लगी हुई थी इस टाइम पे 10 बजे, तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम नहीं मिलेगा सर। हाँ आदर्श, पीडीएफ डेफिनेटली, डोंट वरी। ओके। क्या क्वेश्चंस करना है वो मैं बता देता हूँ। नोट्स अभी अपलोड हो जाएंगे, 5 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। निधि वो मैं थोड़ी देर में, मतलब आई थिंक उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर लूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन लिमिट, वो 15-20 मिनट के टॉपिक्स है। चलो फिर बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं अगली क्लास में।